आप सभी का स्वागत है। नए ऑल टाइम हाई पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ 21,593, थोड़ी पहले 595 का हाई और 95 के ही इर्द गिर्द इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। नए ऑल टाइम हाई पर 3/4% की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ 150 अंकों की बढ़िया तेजी यहां पर बनी हुई है। करीब करीब 9 ऐसे शेयर जो कि इंडेक्स के हैं अपने नए हाईज पर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और 50 में से 40 शेयर निफ्टी के अभी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी तरह से सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, करीब 1% की तेजी वहां पर है और सेंसेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर। निफ्टी बैंक में एकाएक तेजी आई है और इसके साथ लेकर आइए आप एचडीएफसी बैंक को। एक लंबे अंतराल के बाद एचडीएफसी बैंक आज आपको 1700 की दहलीज पर दिखाई पड़ेगा। 1699 ये एचडीएफसी बैंक का आज का हाई और दिन के ऊपरी स्तरों पर एचडीएफसी बैंक कामकाज करते हुए बहुत समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट इस पूरे साल को दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये नेगेटिव 5% की क्लोजिंग के साथ दे रहा था, लेकिन अब इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग करीब करीब 5% के आसपास आ रही है। दूसरी तरफ इन्फोसिस और रिलायंस दोनों मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए करीब करीब 32 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है और लार्सन एंड टुब्रो 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से। थोड़ा सा बैकफुट पे टीसीएस, एनटीपीसी, आईटीसी और एशियन पेंट्स। कल की तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एफएमसीजी स्पेस में, लेकिन आज फोर फ्रंट पे खेल रहे हैं बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, और साथ साथ खेल रहे हैं आईटी के मेजर और हेवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मेजरली मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स 314% ऊपर है और रिलायंस भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 314% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 314% के आसपास की बढ़त देखने को, आधा % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस करीब करीब 1930 और डिक्लाइंस 1090, रफली एक गिरने वाले शेयर के सामने दो शेयर मोरलेस तेजी में कामकाज करते हुए। बीएससी में भी 2350 शेयर तेजी में, 1450 शेयरों में बिकवाली और एफएनओ के हर एक गिरने वाले शेयरों के सामने 3 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के सभी शेयर हरे निशान में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 12 शेयर जो हैं वो सभी के सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स को लेकर आ गए हैं। शरद मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे हम समझेंगे मार्केट्स के अलावा जो उनके ऑप्शंस पर रणनीति है वो भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस का नंबर आपकी स्क्रीन पर 21450, इसको इस समय इसलिए उठाया गया क्योंकि यहां पर मेजरली कॉल राइटर्स जो पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 21600, 21700 के जोन्स पे कॉल राइटिंग, 21600, 21550, 21400 के जोन्स पे आपको सो फार पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन 21450 के जोन्स में जो कॉल राइटर्स है वो पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक भी लेकर आइए किस तरह की सिचुएशंस वहां पर बन रही है। 48000 के जोन्स में 48100, 48200 के जोन्स में कॉल राइटिंग हो रही है। बहुत ज्यादा कॉल राइटर नहीं है 48000 के जोन्स में, लेकिन 48100, 48200 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 48000, 47900 इन जोन्स के अंदर आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 48100 के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए सो फार देखने को मिल रही है। तो मेजरली मार्केट्स में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन और उसके बाद वापस तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है और बैंक निफ्टी में तो कॉल राइटर सो फार दिख भी नहीं रहे। 36 लॉन्ग, करीब 81 शॉर्ट कवरिंग, 13 में शॉर्ट्स और 53 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। पूरी तरह से बुलिश। 36 लॉन्ग्स कहां पर हैं? इधर बैंक्स, केमिकल्स जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, सिलेक्टिव आईटी जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कहां पर लॉन्ग है? डालमिया भारत सीमेंट, नोमुरा की रिपोर्ट, उसका इंपैक्ट पूरे सीमेंट स्पेस पे 4% ऊपर डालमिया भारत, हिंडाल्को 4% ऊपर, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, टाटा स्टील 2% ऊपर और नाल्को करीब करीब 2% की तेजी यहां पर। शॉर्ट कवरिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 3% ऊपर, एम फाइनेंशियल 3% ऊपर, सेल 3% ऊपर, रैमको सीमेंट एक और नोमुरा की ही रिपोर्ट का इंपैक्ट 3.25% ऊपर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कल एक फंड की बाइंग और करीब 3.25% के आसपास का उछाल यहां पर। एशियन पेंट्स में अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है। आज पूरा एफएमसीजी जो कल स्टार परफॉर्मर था, थोड़ी शॉर्ट बिल्डअप वहां बन रहे हैं। टीसीएस में थोड़ी बहुत शॉर्ट बिल्डिंग है। कमिंस और बीईएल दो और ऐसे नाम जो कि आधा % नीचे हैं। वेदांता एक्स डिविडेंड है, यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, एक्स डिविडेंड का इंपैक्ट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल करीब 2.5% नीचे, न्यूज फ्लोज के बीच में बिकवाली है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर 1.5% नीचे, जीएनएफसी और आरईसी दो और ऐसे नाम जहां पर 1.5% के आसपास की बिकवाली आपको आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये वो नाम जहां पर आज थोड़ा सा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। इन आंकड़ों के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। शरद जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। शरद सर नमस्कार, पहले तो आपको शुभकामनाएं। नया ऑल टाइम हाई मार्केट्स ने आज फिर हिट किया और बढ़िया तेजी के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के बीच में आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट को? सुमित जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। देखिए, अगर आप डेटा निफ्टी का देखें तो आप शेयर कर रहे थे, मैं उसी पे आगे ऐड करना चाहूंगा। अगर आप 21600 पे देखें, वहां भी पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़ी तेजी है। मुझे लगता है कि ये तेजी कहीं ना कहीं आगे की तरफ जाएगी। बैंक निफ्टी 15 दिसंबर के बाद थर्ड अटेम्प्ट 48,200 के आसपास कर रहा है
उसको तोड़ने की कर रहा है। 100 200 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा देयर स्पॉट ऑफ बॉर्डर। तो वो मुझे लगता है कि उसका ब्रेकआउट आना चाहिए और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे इसको आगे फर्दर एक अच्छा ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर आप निफ्टी को देखें तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है 21,500, जैसा आपने शेयर किया 21,500 पे अच्छा पुट राइटर बेस बना हुआ है। उसी पर अपना स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट मुझे लगता है फ्यूचर्स में 21,680, दूसरा 21,855, मतलब 21,680 21,855 के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना चाहें, यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। देखते ही देखते देखिए 48,200 का पुट राइटिंग अच्छी वहां दिख रही है। अगर यहाँ पर भी आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस रखें करीब करीब 48,000 के आसपास, 48,000 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं फ्यूचर्स में। पहला टारगेट आपका बनता है 48,475। सो अभी आप खरीदें, 48,000 पे स्टॉप लॉस रखें, 48,475 का पहला टारगेट और 48,750 का दूसरा टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और आपसे आगे बातचीत जारी रखूंगा। अनुज भी हमारे साथ मौजूद है मार्केट्स के नए ऑल टाइम हाई पर। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू सुमित, बिल्कुल। और अब न्यू ऑल टाइम हाई पर हैं हम, तो बात करते हैं नीलेश शाह से। और एमडी एंड सीईओ एनविजन कैपिटल नीलेश आए तो थे हमारे साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए, और वो भी हम करेंगे ऑब्वियसली नीलेश आपके साथ। लेकिन क्योंकि अब आप हैं ही हमारे साथ तो सेलिब्रेट करते हैं इस न्यू ऑल टाइम हाई को। जिस पेस से हमने न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया है, उससे आपको डर लग रहा है या फिर ये सिर्फ एक रीसेंसी बायस है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहे हैं? शायद ये एक रीसेंसी बायस है, क्योंकि ये जो अभी जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम बरकरार है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मोमेंटम है, अभी ऐसी कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रही जिसकी वजह से ये मोमेंटम किसी भी तरह रुकना चाहिए। लिक्विडिटी मजबूत है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत है, फॉरेन लिक्विडिटी भी मजबूत है। जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है वो भी बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव डेटा आ रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बढ़िया है, तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से ये मोमेंटम रुकना चाहिए। ओके नीलेश, इस मार्केट में नई नई थीम्स निकल के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 6 महीने की थीम रही है रेलवे, डिफेंस और पीएसयूज़। आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में कोई और नई थीम निकल के आएगी या यही थीम्स चलेंगी? मेरा ऐसा मानना है अनुज, एक तो जो है थीम वो शायद सेक्टर को चलते ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक जो लार्ज कैप्स जो है वो एक बहुत ही बढ़िया थीम उभर के आ सकती है, क्योंकि पिछले 12 महीना 18 महीने से लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे या अंडर परफॉर्म कर रहे। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही अप्रैल मई में इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तब फॉरेनर्स की बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी आएगी। कई लोग जो अभी भी है फेंस सिटर्स है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इलेक्शन आउटकम जो आ जाएंगे उसके बाद उनके लिए एक नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडिया या हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उनको वो कोई भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके कमिटमेंट्स और उनके एलोकेशंस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे। तो एक लार्ज कैप का एक बहुत बड़ा थीम मेरे हिसाब से आएगा। दूसरा जो बड़ा थीम है, जो इमर्जिंग सेक्टर, एक तो है जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस, और अगर मैं बहुत रिसेंटली देखूं तो टाटा मोटर्स के सीईओ ने बोला है कि हम ईवीज और बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग स्टेशंस का। तो शायद अगर कोई कंपनी वो स्पेस को एड्रेस कर पाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा थीम बन के आ सकता है। टाटा पावर या कोई और स्टॉक? टाटा पावर है, या जो अभी ये जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज वगैरह उनके जो पेट्रोल पंप स्टेशंस हैं उनमें भी कई हो सकता है कि उनमें भी चार्जिंग स्टेशंस लगे, तो वो अपने नेटवर्क्स भी यूज़ करें। लेकिन देखना पड़ेगा, शायद हो सकता है कोई कंपनी आईपीओ आ जाए और उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख जाए। तो एक तो वो है। दूसरा है जो ये सेमीकंडक्टर्स को लग के जो फैब चिप मैन्युफैक्चरिंग, फैब मैन्युफैक्चरिंग, ये जो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी एक अच्छी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकती है। हालांकि राइट नाउ अभी भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन हमें अपने आइज ईयर्स ओपन रखने होंगे, इंतज़ार रखना पड़ेगा कि अगर कोई सेक्टर, कोई कंपनी ये क्षेत्र में आती है तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। ओके नीलेश, बात करते करते बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगा लिया। अब बैंक निफ्टी ने, और खासतौर से जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है।
HDFC बैंक एक महीने भले ही 10% चला हो, लेकिन उससे पहले हमने देखा काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस था यहाँ पर। इवन ICICI बैंक, SBI अभी तक अपने 52 वीक हाई जो एक साल पहले लगाए थे वहीं चल रहा है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या रीजनिंग है इस अंडर परफॉर्मेंस की, और जो लास्ट एक महीने में हमने देखा है एक मूव आया है, क्या अब ये नए बड़े मूव की शुरुआत लग रही है आपको? जो कई बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस के दो वजह है। पहली बात तो कि ये इनमें ओनरशिप काफ़ी हद तक थी, नंबर 1। नंबर 2 कि कई प्राइवेट बैंक्स जो थी बड़ी, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे थे। जैसे HDFC बैंक का मर्जर था, तो उसको चलते हुए कई इन्वेस्टर्स के माइंड में एक अनसर्टेनिटी सी थी कि पता नहीं मर्जर कंज्यूमेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कोई और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लीडरशिप ट्रांजिशन, लीडरशिप चेंज के रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी। हमारा मानना है कि ये सारी अनसर्टेनिटीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, और अभी वैल्यूएशंस इनके इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें इन्वेस्टर्स को वापस इन्वेस्टर्स री एंटर करेंगे, और उनको करना पड़ेगा। और यही मुद्दे पे एक छोटा पॉइंट है कि अगर HDFC बैंक का अगर वैल्यूएशन देखे, आई नो कि सब लोग प्राइस टू बुक देखते हैं, बट P मल्टीपल, क्योंकि ये कंपनी 15-18% की ग्रोथ दिखाती रहती है, 18 P मल्टीपल है ट्रेलिंग अर्निंग्स पे डिस्काउंट टू निफ्टी, जो मैंने मेरे इन्वेस्टिंग के करियर में आज तक ये सिचुएशन नहीं देखी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब बड़े निवेशक, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये चीज़ को देखें और आके बड़े मात्रा में प्राइवेट बैंक्स में बड़े प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करें। 2023 जुलाई के बाद पहली बार HDFC बैंक 1700 के ऊपर आया है। सुमित ने अभी बताया मुझे इस चीज़ के लिए। एक और सेक्टर जो आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, इनफैक्ट जिससे आपकी एक पहचान सी बन चुकी है, वो है IT। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है कि पिछले 2 क्वार्टर में नंबर्स भले ही ख़राब रहे हों, लेकिन स्टॉक्स बॉटम आउट कर गए, और अब तो ख़राब न्यूज़ पर स्टॉक गिरते हैं, लेकिन फिर एकदम से बहुत तेज़ रैली आ जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये क्या सिर्फ जो US फेड ने जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट है, या मार्केट कुछ और प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा, एक तो ये कैचअप ट्रेड हुआ है कि अगर मैं एक इन्फोसिस को एक एग्जाम्पल के तौर पे मानूं, तो जो 20P मल्टीपल है, ये इन्फोसिस का एक बहुत सा हम इसको एक बेस बोल सकते हैं कि कभी भी इन्फोसिस जैसी कंपनी 20P के नीचे ट्रेड नहीं होती। जैसे हमने अभी बताया था HDFC बैंक 18-19P, मेरे हिसाब से ये बेस है। सिमिलरली इन्फोसिस का ये एक टाइप का बेस है, क्योंकि कंपनी का चाहे वो सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, लो डबल डिजिट ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ है, कैपिटल एफिशिएंसी है, गवर्नेंस उम्दा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के, वो तो उसमें बरकरार है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ये है कि US फेड के जो इंटरेस्ट रेट पे जो एक्सपेक्टेशंस आ रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लार्ज कैप IT के लिए बना है। लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो IT में अगर रियल अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये जो टॉप 4-5 कंपनीज जो है, उनको छोड़ के जो नीचे 10, 15, 20, 25 कंपनीज है, उन्हीं पे एक ध्यान केंद्रित करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके टारगेटेड रिटर्न्स हायर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्फोसिस या TCS के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो एक मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स होंगे, जहाँ पे कई दफ़ा वो एक कैचअप ट्रेड भी आएगा, जो हम पिछले कई दिनों में देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही बढ़िया कंपनीज हैं, मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स देंगे, लेकिन अगर आपको IT में अगर और भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो IT में मिड कैप स्मॉल कैप में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं क्या आपको, खासतौर से जिस तरीके से IPO मार्केट इस समय चल रही है, वहाँ पर कुछ लग रहा है आपको कि थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, या थोड़ी गलती करने की गुंजाइश है इस समय इन लेवल्स पर? हो सकता है कि वैल्यूएशन को चल के जो कंपनीज IPO आ रहे हैं, और उसके बाद 50%, 100% हायर जो प्राइस चल रही है पोस्ट लिस्टिंग, मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़रूर एक्सूबरेंस है, ज़रूर फ्रॉथ है। और हमने देखा था कि चाहे वो 2020 में जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के साथ हुआ था, कि उस वक्त भी बहुत कंपनीज आई थी, और उसके बाद शायद 2 साल हो गए, कोई रिटर्न्स उनमें नहीं मिला है। जो 21 में जो ऑनलाइन कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, न्यू एज कंपनीज के नाम पे उनके जो वैल्यूएशंस, और ख़ास करके पोस्ट IPO लिस्टिंग के बाद जो उनमें जो एक्सूबरेंस देखने को मिला था, वो ज़रूर एक बबल स्टेज बन गया था, और काफ़ी हद तक 22 में वो करेक्शंस हुए। मेरा ऐसा मानना है कि 23 में भी जो कई, खास करके जो पिछले कुछ हफ्तों में जो IPOs आए हैं, उनमें ज़रूर एक्सूबरेंस है, ज़रूर फ्रॉथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कंपनीज ख़राब है, जस्ट यही है कि वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा हद तक प्रीमियम वैल्यूएशंस है। जो मेरा ऐसा मानना है कि कई हद तक 2024 में इन सेट ऑफ कंपनीज में शायद हो सकता है कि इनमें एक
ये जो फ्रॉथ है वो निकल जाए और वैल्यूएशंस मोर रीजनेबल या मोर अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो लेकिन ये स्पेस को देखते रहना चाहिए और जहाँ पे भी आपको कोई जो कंपनी के बिजनेस समझ में आए वहाँ पे प्रोएक्टिव बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, FIIs पूरे साल इंडिया से एब्सेंट रहे, दिसंबर में हमने एक बड़ी बाइंग देखी, अब ऑब्वियसली वो फिर छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन क्या अगले साल आपको लगता है कि FIIs वापस आएंगे फुल फोर्स से इंडिया? मेरा ऐसा मानना है कि 2024 में अगर मार्केट को लगते कोई भी एक ट्रेंड में अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वो होगा FIIs का एक बहुत बड़ी मात्रा में एंट्री। अनुज, उसके 2 रीजंस है। पहली बात, इंडिया एक स्टैंड आउट नेशन, एक स्टैंड आउट इकोनॉमी करके आ रही है, पहली बात तो ये है। दूसरा बात, FIIs का अगर मैं पिछले 5, 10, 15 साल में देखूँ तो उनका जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो चाइना की ओर बहुत बड़ी मात्रा में रहा है। चाइना उनके लिए एक रीजनल एलोकेशन नहीं बल्कि एक कंट्री एलोकेशन बन गया था, लेकिन चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में डिसअपॉइंट किया है। चाहे वैल्यूएशंस अभी चाइना के बहुत ही अट्रैक्टिव हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2024 में एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड जो उभर के आएगा वो ये ट्रेंड होगा कि चाइना की जगह इंडिया एक हो सकता है मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली उभर के आएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश फिर इस चर्चा के लिए, और उसके बाद आपसे बात करेंगे पॉडकास्ट में भी, लेकिन आज हमारे साथ CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज, धन्यवाद। चलिए सुमित, वापस आपके पास। तो अभी आप नीलेश को भी सुन रहे थे और अनुज को भी सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शरद बने हुए हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मार्केट्स वापस अपने ऑल टाइम हाइस पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही कामकाज कर रहा है। 128 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में अच्छी बाइंग है, बैंक सपोर्ट कर रहा है। शरद सर, समय का अभाव है तो उसके लिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक सस्ता ऑप्शन और एक कोई टॉप पिक आपके 3 में से एक जो आप बताना चाहें। सस्ते ऑप्शन में सुमित जी, मुझे लगता है HDFC बैंक में एक बार मैं जरूर देखना चाहूंगा। 1700 का 1700 का कॉल ऑप्शन 25 जनवरी का अभी 44 रुपए के भाव पे चल रहा है। 1700 पे कॉल राइटिंग है, बट आप अगले महीने में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने एक बेस बनाना शुरू किया है। मुझे लगता है 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 44 रुपए का भाव भी चल रहा है। ये आपको पहला टारगेट 55 रुपए और दूसरा टारगेट 65 रुपए का इसमें मैं लेकर के चलना चाहूंगा। और एक और मेरा फेवरेट है जो मैं दूसरा शेयर करना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक। बहुत अच्छा बिल्डअप है सुमित जी यहाँ पर भी, और इसमें भी मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड देना चाहूंगा। 1600 का स्ट्राइक इंडसइंड बैंक का 25 जनवरी का अभी 52 रुपीज के भाव पे चल रहा है। मैं इसको 44 रुपीज पर स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, और पहला टारगेट इसका 75 है, दूसरा टारगेट इसका 90 है। तो इंडसइंड की 1600 की कॉल लेकर आइए। नेक्स्ट मंथ की 75 और 90 के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी कर चलने की राय आपको शरद सर दे रहे हैं बैंक्स में से। और HDFC बैंक एक लंबे अंतराल का, ये 52 रुपये पे कामकाज करी, 44 का स्टॉप लॉस रखेंगे आप यहाँ पे। और HDFC बैंक एक लंबे अंतराल के बाद आज 1700 हिट किया इसने। यहाँ पर आप 1700 की कॉल देख सकते हैं लॉन्ग साइड पे। 55 और 65 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, और यहाँ पर भी 40-44 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लेके आप इसको पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, और एक बार फिर से माफ़ी, आपसे आज ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और हमसे आपने बातचीत की और अपना व्यू पॉइंट रखा। आपसे आगे हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम जी। बहुत बहुत आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी सास बहू सेंसेक्स पे बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।